सारा प्रणाम, मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। खबरें विस्तार से। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में सोलर नीति को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा गैरसैंण में बजट सत्र को हरी झंडी दे दी गई है। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। राज्य की पर्यटन नीति का कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन भी हुआ है। कैबिनेट में राज्य के आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा नहीं आने पर अफसरों को फटकार पड़ी है। नाम तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता ज्योत्सना से। ज्योत्सना, देखा जाए कैबिनेट की बैठक हुई है, अगर हम नीतियों पर नजर बनाएं तो किन नीतियों पर ज्यादा फोकस किया गया है और किन नीतियों पर मोहर लगी है? ज्योत्सना। आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी ज्योत्सना, जैसा देखा जाए कि कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में अगर हम नीतियों की बात कर लें तो नीतियों में किन नीतियों में फोकस ज्यादा किया गया है और किन किन नीतियों पर मोहर लगी है? ज्योत्सना। विधानसभा का बजट सत्र आउट होने के बाद ये पहली बैठक थी, इसलिए ऑफिशियली ब्रीफिंग तो नहीं हुई, लेकिन जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक आज की कैबिनेट बैठक में 23 बिंदु आए थे और 23 बिंदुओं का एजेंडा आज की कैबिनेट बैठक का था, जिसमें सबसे अहम अगर हम कहें तो राज्यपाल के अभिभाषण को आज अनुमोदन दे दिया है कैबिनेट ने, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, उसको अनुमोदन मिल गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के आकार को भी आज कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है। ये अपने आप में बहुत राहत भरी और बड़ी खबर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि दोनों विषय ही बजट सत्र के मुख्य विषय हैं और इन दोनों को आज कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दिया है। इसके अलावा कैबिनेट में कई अन्य राज्य आंदोलनकारियों का मसला आ जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन जानकारी मिली है कि वो रिपोर्ट नहीं आई, जिसपे मुख्यमंत्री सहित मंत्री भी नाराज हुए हैं कि ये रिपोर्ट क्यों नहीं कैबिनेट के सदन पर पटल पर रखी गई ताकि उसको अप्रूवल मिल सके। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य विषयों की तो वहाँ इस बैठक में मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना है, ये खास तौर पर सोलर पॉलिसी है, जो सोलर एनर्जी है उसे लेकर पॉलिसी बनाई गई है और ये स्वरोजगार योजना है, इसमें कुछ संशोधन किए गए, उसको भी आज अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा अगर अन्य चीजों की बात करें तो जगह जगह जो भूमि राजस्व विभाग की भूमि कब्जे में है उसे लेकर भी आज कैबिनेट की सब कमेटी बना दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दूरसंचार श्रम विभाग की सेवा नियमावली को भी आज मंजूरी मिली है। कुल मिला के कह सकते हैं कि काफी अहम फैसले इस कैबिनेट में लिए गए हैं। जी ज्योत्सना, जैसा अभी आपने बताया कि 10% आरक्षण जो है उसका मुद्दा नहीं उठा, इसकी वजह से अधिकारियों को फटकार भी लगी है, लेकिन क्या वजह रह गई? क्या पहले से तैयारी नहीं थी इसको लेकर? क्या वजह रह गई आखिर? हाँ देखिए, कैबिनेट ने ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाई थी, जिसमें इस आरक्षण को लेकर के बातचीत होनी थी और कैबिनेट की सब कमेटी ने सभी पक्षों से रायशुमारी की, बातचीत की, आंदोलनकारी कारियों का पक्ष रखा। उसके बाद जो विधायी यानी न्यायिक नियम होते हैं उसको लेकर भी पूरी चर्चा की गई और उसके बाद अपना ड्राफ्ट बना करके सरकार को सौंपा। अब ये कहीं ना कहीं गृह विभाग की कुछ ना कुछ लापरवाही रही, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये ड्राफ्ट कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट उसमें डिसीजन लेगी कि आगे क्या किया जाना है, क्योंकि विधानसभा का सत्र आ रहा है। अगर विधेयक के तौर पर सदन पटल पर लाना है तो उसकी भी तैयारी होगी, लेकिन उसके लिए भी पहले उसको कैबिनेट में अप्रूवल लेना होगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में
ये मसला फिर कैबिनेट में आए और कैबिनेट का अनुमोदन इसको मिले। जी चलिए, सोलर नीति को तो मंजूरी मिल गई, लेकिन कुछ नीतियों पर अभी भी अविलंब है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। महंगाई और गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने आज जगह जगह केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। देहरादून में कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि त्योहार से ठीक पहले गैस सिलेंडर के दाम को बढ़ाकर केंद्र सरकार ने होली जैसे त्योहार के रंग को फीका कर दिया है। डोमेस्टिक गैस में 50 रुपए, कमर्शियल में 350 रुपए की जो मांग मानने का हमने आज जो काम किया है इसका हम लोग विरोध करते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज तक 2014 में जो महिला नेतृत्व द्वारा कहा था बहुत ही महंगाई की मांग अब की बात भाजपा सरकार, और दूसरा एक नारा बहुत चला उनका कि सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई टाइम माल खात है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ आज महंगाई कहाँ है, दिखने नहीं है क्या? तो बात करें इसी को लेकर हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी में महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में इकट्ठा होकर बढ़ती महंगाई, खासकर रसोई गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार का पुतला फूका और गैस के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के रसोई का बजट महंगा कर दिया है। वहीं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाकर विरोध जताया। ये ऐसी निर्मम सरकार है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लगातार अर्थव्यवस्था डूब रही है, उसके बावजूद गैस जो किचन तक की मार है वहां तक ये कष्ट पहुंचाने का आम जनता को कार्य कर रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि आपको इतना भारी जो जनमत मिला है, आप उस जनमत का कम से कम ये सम्मान करिए कि गैस की जो रसोई सिलेंडर गैस है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ गैस के सिलेंडरों में सब्सिडी दे रही है। तो राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि अगर केंद्र सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो कम से कम राज्य की सरकार इस सिलेंडर पे अवश्य सब्सिडी दे। तो रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में नैनीताल के भीमताला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूका। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है परेशान चल रहे हैं, लोगों की रसोई पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। बेतहाशा महंगाई अपने चरम पे है, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है और भाजपा की सरकार निरंतर आवश्यक चीज़ों के दामों में वृद्धि करती जा रही है। कल ही गैस के दामों में 50 रुपया और घरेलू सिलेंडर के दामों में 350 रुपये की वृद्धि करते हुए इन्होंने आम आदमी को जो है की कमर तोड़ दी है। तो इसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ चौराहे पे एकत्र होकर इसका भाजपा सरकार का यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम। तो चलिए इसी पर बात करते हैं अपने संवाददाता हेमंत रावत से। हेमंत, देखा जाए कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जनता की आय की बात करें तो वो वहीं तक सीमित है। लेकिन अगर होली पर्व की बात कर ले, बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है जनता पर। होली का रंग काफी फीका हो गया, क्या कहेंगे हेमंत? देखिए, जिस तरह से नैनीताल जिले या पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जो है रसोई गैस की बढ़ोतरी जिस प्रकार से हुई है, 50 रुपया घरेलू सिलेंडर में और 350 रुपया जो है कमर्शियल सिलेंडर में हुआ है, तो आम गृहिणी तो वैसी शुद्ध है महंगाई के मार से। उसके अलावा जो नैनीताल जिले की बात करें तो करीबन यहाँ पर 2 लाख उपभोक्ता पर सीधे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है, चाहे शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है कि जमीनी स्तर पर जो आम आदमी है वो जिस तरह से इस कठिनाई परिस्थिति में अपना गुजर बसर कर रहा है, ऊपर से महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है, तो आम आदमी पहले से त्रस्त है और सरकार से चाहता है कि ऐसी जो घरेलू चीजें हैं उसके दाम कम किए जाए। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, वो चाहते हैं कि जो है ये महंगाई पर अंकुश राज्य सरकार लगाए और कम ये जो वृद्धि करी है उसे कम किया जाए। तो कुल मिला के महिलाओं में भी नैनीताल और
भीमताल आसपास के क्षेत्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और सरकार को इस ओर सोचने की, देखने की आवश्यकता है। हेमंत, देखा जाए कि महिलाओं पर भी काफी असर देखा जा रहा है। उनके घरेलू बजट को लेकर अगर बात कर ली जाए तो काफी असर है। इस महिलाओं से आपकी क्या बातचीत हुई है हेमंत? देखिए, जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर दिखाई दी तो वो तो वैसे ही त्रस्त है, क्योंकि हर चीज, छोटी छोटी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। रसोई में उनको जो चलाना है मुश्किल हो गया है। ऊपर से राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा सीधे ही जो है महंगाई बढ़ा दी गई है, तो इसका विरोध कर रही है। उनका साफ साफ कहना है। और जो गरीबी स्तर की महिलाएं हैं, उनको जो सरकार की तरफ से यहाँ पर सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है, उसमें भी कमी कर दी गई है। तो ये सब चीज है जिसको लेके यहाँ पर जो है महिलाएं आक्रोशित है और लगातार जो है इसको लेके और आने वाले समय में भी आंदोलन करने की चेतावनी दे चुकी है, क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में रोष व्याप्त ज्यादा दिखाई दे रहा है जी, महंगाई को लेकर। जी फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्रेक के बाद चलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। कब तक आप ऐसे विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग देगी उत्तराखंड सरकार। 150 शिक्षकों द्वारा 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 13 जनपदों में बनाए जाएंगे 500 वर्चुअल क्लासरूम। 709 विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लास। हर जिले में खुलेंगे बालिका आवास विद्यालय। शिक्षा के लिए नहीं होगा पहाड़ से पलायन। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। आज हमारे उत्तराखंड राज्य में ये संभव हो रहा है सरकार की स्मार्ट सोच और शानदार एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। दुर्गम गांव के स्कूल हो या मैदानी जिलों के विद्यालय, धामी सरकार में प्रदेश के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा के अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में शानदार योजनाओं के साथ मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के जरिए किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूली शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, लेखन सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करेगी। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव और आधुनिक सुधारीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का लक्ष्य है देश और विश्व की रैंकिंग में उत्तराखंड के कॉलेजों को टॉप रैंकिंग में शामिल करवाना। प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का माहौल देकर राज्य सरकार आज पहाड़ों के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना रही है। उन्नति का एक ही आधार, शिक्षा में हो समग्र सुधार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और महिला सशक्तिकरण और शिक्षा सप्ताह के तहत महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। देहरादून में महिला सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को रोकने का प्रयास करने वाले को महिला सुरक्षा प्रहरी का नाम दिया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को सम्मानित भी किया जाएगा। इस मौके पर सीएम धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ई पेपर अपने वाणी का शुभारंभ किया और महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का शुभारंभ किया गया। और उत्तराखंड में आगामी 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार पिछले सालों की अपेक्षा ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने एयर एम्बुलेंस चलाने की अनुमति दे दी है, जिसे ऋषिकेश एम्स के सहयोग से चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी है।
देखिए, इस बार ये संभावना है कि चार धाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा लोग आने की संभावना है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी 2 बार समीक्षा कर दी है। मैं भी रुद्रप्रयाग जिला, पौड़ी जिला, टिहरी जिले की समीक्षा बैठक करके आ गया हूँ, और जल्दी जो है हम लोग का स्वास्थ्य की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बार ये सोचा जा रहा है कि भाई कोई भी यात्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत ना आए, और जो प्रस्ताव हमने भारत सरकार को दिया था हम की एयर एम्बुलेंस सेवा हमको दी जाए, भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार कर दिया है। और भारत सरकार ने कहा है कि एम्स ऋषिकेश और उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों मिला के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, और उसकी स्वीकृति भी भारत सरकार ने दे दी है। अब मैं कह सकता हूं कि कोई क्रिटिकल मरीज अगर केदारनाथ में ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको हम ये लिफ्ट जो है तुरंत एम्स में करा सकते हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में करा सकते हैं। और इस बार हम जो केदारनाथ की जो पैदल यात्रा और यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, हर किलोमीटर पे 1-1 किलोमीटर पे एक स्वास्थ्य बूथ लगाया जाएगा। वहाँ पे पर्याप्त जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था रखी जाएगी, और डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। इस बार हम मेडिकल कॉलेजों को भी चार धाम यात्रा में फैकल्टी को वहाँ लगाना चाह रहे हैं। और 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अमला बजट सत्र को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गैरसैंण में आलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सत्र के दौरान व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने सत्र से सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने विधानसभा परिसर के अलावा वीवीआईपी और अधिकारियों के आवास का निरीक्षण किया। साथ ही हेलीपैड और बैरिकेटिंग वाली जगहों पर भी व्यवस्था को देखा गया। और उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग ने कई अहम फैसले लिए। परिवहन मंत्री ने बताया कि चार धाम यात्रा से पहले परिवहन विभाग 100 नई बसें खरीदने जा रहा है। इन बसों को चार धाम यात्रा में लगाया जाएगा। इसके अलावा विशेष श्रेणी व संविदा कर्मियों के मानदेय में भी 10% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। और हल्द्वानी में जिला सहकारी बैंक ने घपले वाली करोड़ों की प्रॉपर्टी को सील कर दिया है। इस मामले में आरोपी ठेकेदार धनंजय गिरी की पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल धनंजय गिरी ने अपनी 9 प्रॉपर्टी के नाम पर राज्य सहकारी बैंक से 15 करोड़ का लोन लिया था। बैंक ने धनंजय की प्रॉपर्टियों को रखकर लोन दिया था। धनंजय ने बड़ी चालाकी से करोड़ों की प्रॉपर्टी को अन्य लोगों को बेच दिया। उसने इस मामले की भनक बैंक को भी नहीं लगने दी, लेकिन अब बैंक ने धनंजय की प्रॉपर्टी को सील कर दिया है और आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इनको 15 करोड़ लोन दिया गया था, जो ब्याज सही था 20 करोड़ से अधिक हो गया, और इनके पे हमने वसूली की सरपेशी की कार्रवाई करी थी, जिसमें उसमें 13(2) की कार्रवाई होती है। उसमें सिंबॉलिक पोजीशन हमने पहले ले लिया था। क्या नाम क्या ठेकेदार का? श्री धनंजय गिरी। कितनी प्रॉपर्टी है इनकी? हमारे पास 9 प्रॉपर्टियाँ हैं पूरी, और ये भी उसमें तो इसको हमने आज जो है सरपेशी एक्ट के अंतर्गत इसमें फिजिकल पोजीशन कार्रवाई चल। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नीलामी की कार्रवाई हुई। और प्रॉपर्टियां भी इसी लोन की इनकी? हाँ, और प्रॉपर्टियां भी। मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, बैंक द्वारा एक कब्जे का आदेश उसमें हुआ है। कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग मौके में मौजूद हैं। कितनी प्रॉपर्टियां थी? क्या अब ये तो अभी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के संबंध में कार्रवाई चल रही है। अभी कब्जा लेने की प्रक्रिया बैंक कर रहा है। हम लोग कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से मौके में मौजूद हैं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता हर्ष रावत से। हर्ष, देखा जाए यहाँ पर एक मामला आया है, घपले को लेकर मामला आया है, प्रॉपर्टी के घपले को लेकर, लेकिन अगर बात करें कि इसमें बैंक ने लोन दिया था तो क्या है ये घपले का मामला? आखिर कैसे हुआ ये घपला? ये देखिए, अगर बात की जाए तो ये हल्द्वानी के एक बड़ा ठेकेदार है जिसने राज्य सरकार से 15 करोड़ का लोन लिया था, जिसके अगेंस्ट में उन्हें कुछ प्रॉपर्टियों को गिरवी रखा था, और जिसका जो ब्याज था वो ब्याज काफी बढ़ गया, और टोटल अगर बात की जाए तो 20 करोड़ का वह लोन ब्याज समेत हो गया है। लेकिन वो जो ठेकेदार है वो बैंक को लोन देने से इनकार कर रहा है, बैंक का लोन नहीं दे रहा है, जिसके बाद आज बैंक ने
तहसील और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सील कर लिया है और अपने अधीन कर लिया, जिसकी 30 दिन के बाद नीलामी की जाएगी। जी हर्ष, लेकिन यहाँ पर एक बिग क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि धनंजय ने दूसरी पार्टी को ये बेच दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बैंक लोन दे रहा था तो सारे दस्तावेज उसने रखे होंगे अपने पास, तो आखिर दूसरी पार्टी को कैसे बेच दिया, ये बड़ा सवाल है हर्ष। जी देखिए, अगर बात की जाए तो दूसरे लोग जो प्रॉपर्टी वो मॉल के अंदर दुकानें हैं जिनको उन्होंने अलग अलग लोगों को बेचा है, उस संबंध में उन्होंने रजिस्ट्रियां भी कराई हैं। रजिस्ट्री कराते समय तहसील प्रशासन ने ये नहीं देखा कि यह बैंक में लोन के लिए लगी हुई है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रशासन ने भी उनकी जो दुकानें हैं उनकी रजिस्ट्रियां करा दी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो ये ठेकेदार है ये फिलहाल अभी गायब है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज राज्य सहकारी बैंक ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको आज सील कर दिया है और अपने कब्जे में लेते हुए इसकी नीलामी 30 दिन के बाद की जाएगी। हर्ष, अगर जानकारी के तौर पे बात कर ले अन्य पार्टी की, तो अन्य पार्टी को जो इसने बेचा है क्या उनसे कुछ बातचीत हुई है? जिनको इन्होंने अपनी दुकानें बेची हैं मॉल की, उन सब दुकानदारों से भी हमारी बातचीत हुई, वो भी काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और बैंक से भी बात करेंगे कि जब ये प्रॉपर्टी लोन में है और उनको ये दुकानदार कैसे बेच सकता है, और जब यह काम उस दुकानों में कर रहे हैं तो बैंक इनकी दुकानों पर सील आखिर क्यों लगा सकता है। हर्ष, अगर धनंजय की गिरफ्तारी की बात कर ले तो क्या अभी गिरफ्त में आ गए हैं धनंजय? जी नहीं, वो फिलहाल अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी तबीज भी दे रही है और पुलिस को यह जानकारी है कि उनका जो मोबाइल है वो सर्विलांस पे भी लगाया गया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। साल पहले तक एक बीमार राज्य की छवि वाले उत्तर प्रदेश को डबल इंजन सरकार ने उत्तम प्रदेश बना दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार द्वारा 10 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। समिट में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रयास का नतीजा ये रहा कि 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव, 19,000 से अधिक MOU, 93 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार का माध्यम बना। GIS 2023 उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में अंकिता की मां न्याय की गुहार लगा रही है। अंकिता की मां ने पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि आज परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा हवा हवाई हो गया। अंकिता की मां का कहना है कि उनके बेटे की पढ़ाई छूट गई है और पति भी बीमार रहते हैं। बेटी को इंसाफ मिलने में भी देरी हो रही है। जिलाधिकारी का कहना है कि अंकिता के पिता के स्वास्थ्य जांच के आवश्यक निर्देश CMO दिए गए हैं और परिवार को मदद का प्रयास किया जा रहा है। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने हमसे CM धामी जी ने हमसे वादा किया था मेरे पति से भी कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरे करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे 5 महीने हो गए, हम दर के ठोकरे खा रहे हैं। कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। न्याय की उम्मीद तो दूर। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार को एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक आप देख के रहे हो। आज इसी विषय पे मैं यहाँ आई हूँ।
अंकिता भंडारे की माताजी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए THDC में आर्टिकलशिप के लिए, जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है, वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है, और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए हम ट्राई करें। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां यमुनोत्री हाईवे सिलक्यारा और पोल गांव के बीच बन रही सबसे लंबी टनल के अंदर निर्माण कार्य के दौरान लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह टनल के अंदर भूस्खलन होने से मजदूर जान बचाकर भाग रहे हैं। यह ऑल वेदर्स के कार्य के दौरान उत्तराखंड की सबसे लंबी टनल है, जिसे 4 किलोमीटर तक बनाया जाएगा, जिसको पूरा करने का लक्ष्य इसी साल रखा गया है। और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने पेपर भर्ती घोटाले की जांच CBI से कराने की अपनी मांग को फिर दोहराया है। अपनी मांग को लेकर बेरोजगार संघ ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार ने गांधी पार्क को धरना प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया, लेकिन बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने सरकार के इस फैसले का भी विरोध किया। उनका कहना है कि राजनेता पार्क में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो फिर बेरोजगार संघ क्यों नहीं कर सकता। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड के बेरोजगार, उत्तराखंड के छात्र आंदोलनरत थे अपनी मांगों को लेकर, वो मांगे परीक्षाओं की जांच को लेकर थी, वो मांगे CBI जांच को लेकर, तमाम जो मांगे थी उसको लेकर आंदोलनरत थे। और अभी बीच में जो घटनाएं घटित हुई, यहाँ पर जो सत्याग्रह चल रहा था, जो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से चल रहा था, उसको कुचलने का काम किया। उसके बाद जो आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला, वो जरूर वास्तव में आक्रोशित जो भीड़ थी उसने जरूर झकझोर दिया है पूरे प्रदेश को। और उसके बाद जो जेल यात्राएं हुई, उसके बाद जो हमारी जमानतें कुछ कंडीशनल बेल के आधार पर हुई, उसके बाद से हम दोबारा सुचारू रूप से इसको शुरू करना चाहते थे। परंतु दुर्भाग्य उत्तराखंड का है, जो उत्तराखंड राज्य जो यहाँ पर आंदोलन से प्राप्त राज्य है, उस आंदोलन के लिए यहाँ पर गांधी पर जो मैदान था, गांधी जो पार्क था, वो एक उचित स्थान था। और उधम सिंह नगर के खटीमा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लूट और चोरी मामले में फरार चल रहे अभियुक्त अली हसन को एक चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह उत्तराखंड और यूपी के जिलों में बाइक चोरी करता था और नेपाल में बेच दिया करता था। साथ ही जो बाइक नहीं बेच पाया, उसकी निशानदेही पर जंगल में 2 अलग अलग जगहों से 21 बाइकों को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चोरी और अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं SSP मंजूनाथ ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम की सराहना की है और पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। और नैनीताल में बड़ी ही धूमधाम से होली महोत्सव को आयोजन किया गया है। महिला होलियारों ने स्वांग रचाकर राम सेवक सभा में दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान महिलाओं ने होली के गीत गाए। महिलाओं ने महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होली कार्य किया जा रहा है, इसका सुरूर पूरे नैनीताल में, क्या पूरे नैनीताल से बाहर आसपास के क्षेत्र, भवाली, अल्मोड़ा, बेताल घाट, तमाम जो जगह हैं चारों ओर चढ़ा हुआ है। और महिलाओं की जिसमें भागीदारी रही, बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने इसमें भागीदारी दी है। एक से एक गाने उन्होंने, होली गीत सुनाए, स्वांग दिखाए उन्होंने। और मैं कहूँगा कि अगर इस तरीके से जो हमारी कुमाऊनी परंपरा है, जो होली की समृद्धशाली परंपरा है, गायन शैली है, स्वांग है, इसको इन्होंने जीवित रखा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।